हाँ दादा, तो आप यहाँ बता रहे थे यहाँ मूल रूप से कैसे आगमन हुआ? एक्चुअली सर, जब इंडिया और बांग्लादेश का जब डिवीज़न हुआ था उसके बाद वहाँ पे जो बांग्लादेश जो कंट्री है वो मुस्लिम घोषित किया गया था। उसके बाद वहाँ पे जो हिंदू थे उनके लिए वहाँ पे रहना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, जिसके तहत अपने इंडिया में तब इंदिरा गांधी अपने प्रधानमंत्री थे। तब जाके वहाँ पे 1964 में फर्स्ट अपने जो रिफ्यूजी शरणार्थी यहाँ पे आए अपना छत्तीसगढ़, तब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के अंतर्गत थे। तब अपने माना कैंप, क्रूद कैंप, कई कैंप लगा थे, तो वहाँ पे आके जो शरणार्थी वहीं पे रुके थे रिफ्यूजी। फिर जाके धीरे धीरे यहाँ पे गाँव, यहाँ पे बहुत जंगल था, बहुत ट्राइबल पीपल एंड जंगल बहुत दोनों इतनी ज़्यादा थी ताकि यहाँ पे एक तो जानवर बहुत थी, फिर रहने के लिए कोई घर नहीं था, कुछ भी नहीं था, रोड नहीं था। लेकिन बहुत अपने जो पूर्वज जाए थे, अपने परदादा दादा बहुत 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 झेला यहाँ पे कर, क्योंकि कोई यहाँ पे नई स्कूल थी। अब मुझे तेरी जरूरत नहीं, आज तक तूने मेरा साथ निभाया, पर गणेश विनायक आई हॉस्पिटल ने ICL की मदद से सर्जरी कर तेरे साये से मुझे छुड़ाया। अब तू जा डस्टबिन में, चल निकल। ICL पद्धति केवल अधिक पावर वाले चश्मे को हटाने में मदद करता है। आइए गणेश विनायक आई हॉस्पिटल और श्री गणेश कीजिए खूबसूरत नजारों का। आई हॉस्पिटल मतलब श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल, ऑपोजिट कलर्स मॉल, पचपेड़ी नाका, रायपुर। ना मेडिकल थी, कोई दवाखाना वगैरह कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे निवासी ट्राइबल थे, आदिवासी थे, जिसके वो उसका निर्भर एक जंगल पर था। जब खान पीन रहन सहन उनना उनके पास ठीक से घर था, ना कोई एजुकेशन था। जब यहाँ पे रिफ्यूजी आए, यहाँ पे सब सेटल हो गया गवर्नमेंट की ओर से, तब धीरे धीरे यहाँ पे स्कूल की व्यवस्था हो गई, मेडिकल की व्यवस्था हो गई, और ज़्यादातर एग्रीकल्चर में, कृषि विभाग में ध्यान दे दिया, और काफ़ी उन्नत भी है। अभी आदिवासी और बंगाली दोनों आपस में बंधुत्व जो मित्रता बना हुआ है, और साथ में यहाँ पे जो उन्नयन के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। तो महाराज जी, जैसे यहाँ पे आपने कहा पहले तो ट्राइबल जो लोग थे वो पूरा वनोपज पे ही निर्भर थे, जी, जो जंगल से मिल गया उसको ले लेते। हाँ, बंगाली भाइयों की आने की वजह से यहाँ पे खेती वगैरह भी होनी चालू हुई। तो अभी यहाँ पे मुख्य फसल किन चीज़ों की होती है जो खेत में? सर, यहाँ मुख्य फसल एक धान, और सेकंड नंबर में आता है मक्का यहाँ पे। जी, और ऐसे वेजिटेबल बहुत सारे वो तो चलते हैं यहाँ पे। पूरा मेरे ख्याल से अभी जितने वेजिटेबल है अपने यहाँ पूरा उगा सकते हैं, क्योंकि कृषि क्षेत्र अपना सरकार जो है बहुत ज़्यादा ध्यान दे दिया। चलिए, एक तो था कि दंडकारण्य का जो वन क्षेत्र रहा है जी, वो सनातन काल से ही जी ऋषि मुनियों का क्षेत्र रहा है। यहाँ पे बहुत सारे तपस्वी आए, पास में अगर हम देखते हैं तो मार्कंडे जी रहा, दंतरी के पास में सिहावा जगह है, वहाँ पे सिंह ऋषि जी बहुत सारे सर, तो पता नहीं कितने हैं, बहुत सारे को एक्सप्लोर किया जा रहा है। मगर दंडकारण्य दंडक ऋषि के नाम पे भी जाना जाता है। दंडक ऋषि का बहुत बड़ा आश्रम यहाँ पे तपस्या उन्होंने काफी समय तक की जी। ये जो आश्रम यहाँ पे स्थापित हुआ जी, इसकी परिकल्पना कब हुई? सर, अपने जो परम गुरुदेव है श्री 108 श्री वीरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी महाराज वर्तमान में शारीरिक रूप से अपने पास नहीं है, प्राप्ति हो उनकी देहांत हो गई। उनका सर एक ही उनका कल्पना था कि यहाँ पे बहुत गरीब एरिया है, यहाँ पे अगर आश्रम हो जाए, छोटा एक आश्रम हो जाए, तो फिर आगे जाकर आश्रम में की तरफ से एक स्कूल, एक हॉस्पिटल बना दिया जाए ताकि लोगों की सेवा चले, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल काफ़ी दूर है, स्कूल तो काफ़ी दूर है। उनकी एक बहुत अच्छा मतलब सोच था इस एरिया के लिए। और नज़दीक में देखा गया आश्रम में नहीं है, वैष्णव जो आश्रम रामकृष्ण का, तो यहाँ पे नहीं है। तो साथ साथ डिवोशनल एंड प्रोफेशनल दोनों जुड़ा है। महाराज जी की यही सोच थी कि नहीं, यहाँ के बच्चे के लिए एक स्कूल अनिवार्य है, बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आज मैं अपने पास आश्रम की ओर से हाई स्कूल तक है, क्लास 10 तक, LKG से आश्रम की जो व्यवस्था है वो LKG से लेकर 10 तक अपने पास है। ठाकुर जी की कृपा से
बहुत अच्छा उनको परिणाम है रिजल्ट, क्योंकि बच्चे लोग क्लास 10th में 90 के ऊपर आ जाते हैं, 80 के ऊपर अपना परसेंटेज रहता है। तो काफ़ी इस क्षेत्र के जो अभिभावक है, जो बच्चे लोग बहुत खुश है अपने स्कूल से। और अपना हेल्थ साइड का सर पर मंथ में एक मेडिकल शिविर चलता है, 1-2 शिविर में रायपुर से एंड भिलाई से लोग को आह्वान करते हैं। उन लोग आते हैं यहाँ पे पूर्ण रूप से सेवा देते, फिर कुंठी से सेवा देते फिर जाते हैं। अपना एरिया क्षेत्र के जो लोग बहुत है आश्रम के जो स्वास्थ्य सेवाएं अभी भी उपलब्ध नहीं है। हाँ सर, ये कोई कलक्षण आ गया तो रायपुर ने धमतरी हमें लेना पड़ता है। तो रायपुर लगभग यहाँ से 250 किलोमीटर के आसपास। नहीं 270 सर, 270 करीब आ जाता 270 पड़ जाता है। हाँ। अच्छा, इस जगह से 270 किलोमीटर की दूरी है। जी। और जाने का साधन कैसा रहता है? जैसे ट्रेन रूट तो है नहीं? नहीं सर, ट्रेन अभी फिलहाल ट्रेन सर भानुप्रताप से आता है वहाँ तक। भी लगभग यहाँ से यहाँ से 70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर जी। है। तो यहाँ से अगर किसी को रायपुर जाना है, वो भी एक टाइम सर, सुबह 1 बजे दोपहर का वही टाइम रहता है, और मॉर्निंग 5, तो उसके बीच में कोई ट्रेन नहीं रहता है। बस में सब आना जाना करते हैं, किसी के पास प्राइवेट, किसी के पास पर्सनल कोई अगर व्हीकल है तो उसी में वो जाते हैं, नहीं तो सब बस में जाना आना चलता है। जैसे महाराज जी यहाँ पे आपके आश्रम के माध्यम से आप बता रहे हैं कि हर महीने में 1-2 शिविर लगते हैं। जी। गरीब तबका है यहाँ पे जी। निश्चित रूप से आर्थिक स्थिति उनकी बहुत अच्छी नहीं होती, और जी बीमारियाँ जी किसी की आर्थिक स्थिति देख करके नहीं आती है। सर, अपना तो पहले इलाज के लिए कैसे अपन कर पाते हैं उनको रायपुर अगर जाना पड़े तो? सर अपने आश्रम में 2 एम्बुलेंस है। अच्छा। लास्ट सर 25 साल से आश्रम में सेवा चल रहा है, जिसके तहत रायपुर बीवाई हॉस्पिटल के माध्यम से अपने छत्तीसगढ़ जो गवर्नर श्रीमती अनुसुईया उइके जी, उनके द्वारा एक व्हीकल अपने प्रदान किया है उनके प्रदत्त में। तो उससे और पहले से अपने पास संस्था की ओर से एक एम्बुलेंस थी, वो भी चल रही है। तो उसके माध्यम से हम लोग जो क्रिटिकल, जो सीरियस पेशेंट है, उनको हम लोग भेजते हैं रायपुर, धमतरी, जो भी हॉस्पिटल है उनमें अभी अच्छे सेवा चलती रहती है उसी के माध्यम से। महाराज जी, एक बात पूछूंगा कि जैसे कहते हैं कि वैष्णव पंथ को लेकर के हम यहाँ पे आए हैं जी, ट्राइबल भाई लोग यहाँ पे रहते थे जी। तो कभी ऐसा तकलीफ नहीं हुई, कोई विरोधाभास तो आने के लिए? नहीं सर, आपने, मैं इससे प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो बाहर शहरी क्षेत्र है जी, वहाँ पे एक भ्रम ये पैदा करते हैं कि जब कोई शहरी व्यक्ति इस तरह ट्राइबल लोगों के बीच में जाता है, सघन जंगलों में जाता है जहाँ पे ट्राइबल लोग पूरे प्रकृति के साथ में रहते हैं, तो वे उन्हें रोकते हैं आने से। नहीं सर, ऐसा तो कभी अपना फेस नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग आश्रम में हो, तो अपने पास ना कोई ट्राइबल है ना कोई बंगाली है, क्योंकि अपना सेवा का काम चल रहा है। वो आदिवासी भी अपना है, बंगाली भी अपना है। ज़्यादातर सर हम लोग सेवा आदिवासी के क्षेत्र में देते हैं, क्योंकि उन लोग अशिक्षित है ज़्यादातर, उनके पास शिक्षा की कमी के कारण उन लोग ठीक से अपना देखभाल नहीं कर पाते। इसलिए हम लोग ज़्यादा नज़र उसी पर डालते हैं कि उन लोग की थोड़ा उन्नति हो, उन्नयन हो, खेती क्षेत्र में, शारीरिक क्षेत्र में, पढ़ाई क्षेत्र में। इसलिए हम लोग सर लास्ट 10 साल से पहले 5 साल ये 5-6 गाँव आप लोग गोद लिए लेते मेडिकल साइड के लिए। मेडिकल साइड? हाँ, अभी और पास गांव है अपने पास। हर रोज़ अपने यहाँ से जो कार्यकर्ता है वो जाते हैं घर, दौड़ जाके उनके सेवा के लिए कुछ प्राइमरी लेवल का जो भी बनता है अपने से हम लोग देते हैं उनके सेवा के लिए। और मेडिकल शिविर के लिए सर रायपुर से जो क्वालिफाइड डॉक्टर आते हैं, डिग्री होल्डर, स्पेशल भी लाते हैं, क्योंकि यहाँ की जो लोकल जो पीपल है सर, इन लोग रायपुर नहीं जा सकते। बड़े जो क्रिटिकल जो डिजीज है सर, उनके यहाँ से चेकअप भी नहीं होता है, जांच किसी प्रकार की नहीं है, जिसके तहत हम लोग के डॉक्टर वहीं से लाते हैं। उन लोग देखने से पता लगता है कि ये बीमारी है, ये डिजीज है, उसी हिसाब से उसी पेशेंट को हम लोग रायपुर भेजते हैं, क्योंकि उनके लिए आसान हो जाता है। जांच की बात है, जांच की सुविधा की बात है, हेल्थ में भी, तो अभी भी यहाँ पे जो नॉमिनल जांचें हैं, खास करके पैथोलॉजी, वो भी यहाँ पे उचित नहीं हो पाती है। अगर सिंपल सा अगर यहाँ ब्लड टेस्ट वगैरह भी करवाना हो तो भी शायद यहाँ पे मुहैया नहीं हो पाती। उसको भी कराने के लिए हमें शायद यहाँ से 50-60 किलोमीटर जाना पड़ता हो। जी हाँ, ब्लड के पूरी तरह से अगर टेस्ट करना है तो वो नहीं हो पाता सर यहाँ पे। यहाँ पे नॉर्मली मलेरिया, टाइफाइड, थोड़ा बहुत ये सब चेक किया जाता है, उससे आगे। जैसे कोई डॉक्टर यहाँ पे आया और स्पेशलिस्ट, जैसे आप बता रहे हैं कि स्पेशलिस्ट आ गया, वो किडनी वाला भी हो सकता है, शुगर वाला भी हो सकता है,
तो शुगर का नॉर्मल जांच तो हम कर लेते हाँ हैं, जी। लेकिन अगर हमको HbA1c करना हो तो शायद इसके लिए फिर अपने को रायपुर, 4-7 किलो हाँ, रायपुर जाना भेजना पड़ेगा। पड़ता है या धमतरी सर। रायपुर या धमतरी, हाँ, मतलब ऑलमोस्ट 150 से 250 किलोमीटर की दूरी जी, तय जी, करनी जी, ही जी, पड़ती है जी, छोटी छोटी जांच के लिए। तो यहाँ पे दर्शकों को एक चीज़ आपको जानने की जरूरत है कि कितनी विकास के पश्चात भी आज भी बस्तर कितना अछूता रह गया है, जहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य एक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। जी जी ये उसका एक प्रकार से हक होता है। लेकिन आज़ादी का जब हम 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं, आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं, तब भी रायपुर राजधानी जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है, वहाँ की से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर अगर हम आते हैं तो हमें अभी भी स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाएं और शिक्षा की मूलभूत सुविधाओं से दूर रहना पड़ता है। अगर व्यक्ति को ये पता करना हो कि उसको वाकई शुगर है कि या नहीं, तो शायद उसे यहाँ से 270 किलोमीटर का सफल लेना सफर पड़ता तय करना पड़ेगा। और 270 किलोमीटर जाने का मतलब होता है आना जाना मिलाकर के लगभग 500 रुपए का खर्चा एक व्यक्ति का, जी, लगभग उससे भी इतना ज्यादा। खर्चा तो हो ही जाता है। रुकना खाना ये भी होगा। हम लोग भी आए हैं कल, तो 5 घंटे का सफर तय किया है, 5 घंटा जाना और 5 घंटा आना। और रायपुर के अगर किसी बड़े डॉक्टर को मिलना है तो बिना 2 घंटे के इंतजार के मुलाकात भी नहीं होती। जी जी तो उस जगह पे आश्रम इस तरह की सुविधा उपलब्ध करता है। यह मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आज भी महाराज जी लोगों के माध्यम से सनातन धर्म का प्रचार ही नहीं, बल्कि वाकई जो मूल सेवाएं हैं, सेवा परमो धर्मा जिसे कहा जाता है, वह उसका यहाँ पे चल रहा है। महाराज जी दूसरी चीज जानना चाहेंगे, जैसे यहाँ पे राधा कृष्ण का आश्रम है, आश्रम पे आते हैं, इसके माध्यम से और आप लोग क्या कर रहे हैं? स्वास्थ्य और शिक्षा पे एक हो गया है सर। अपना जो राधा कृष्ण जी अपना आश्रम है सर, वैष्णव आश्रम है, वृंदावन से जुड़ा है। अपने गुरु महाराज जी वृंदावन से जुड़ा हुआ। हाँ जी, अपने गुरु महाराज जी ने उनके निवास स्थान है वृंदावन। अच्छा। साल में वार्षिक उत्सव में एक ही बार आते हैं महाराज जी, अपने गुरु महाराज जी। यहाँ पे बहुत बड़ा अनुष्ठान किया जाता है, एक नाम के लिए हरिनाम संकीर्तन 3 दिन का बहुत बड़ा आयोजन किया जाता है। और ऐसे साल भर में आश्रम में अनुष्ठान सर होते रहते हैं। अच्छा। जैसे कि श्री कृष्ण का जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, गोवर्धन पूजा, गुरु पूर्णिमा, बहुत सारे जो अपना वैष्णव के तिथि के अनुसार जो नियमावली है उसके हिसाब से आश्रम में वृंदावन के सेवा के तहत चलते रहते हैं। अपने यहाँ पे आश्रम में जितने साधु महात्मा लोग हैं, अपने अपने निजे कर्म में व्यस्त रहते हैं। कोई पूजा पुजारी है, कोई गाय सेवा के लिए है, कोई रशिया है, कोई आश्रम देखभाल के लिए है, इसलिए सर चलते। कल ऐसी रात को बैठा हुआ था तो कुछ चर्चा सुन रहा था कि यहाँ पे विदेशी लोग भी आते हैं। हैं सर, पहले आते थे जब बड़े महाराज जी थे तब उनका आना जाना लगा रहता था। बीच में क्या हुआ सर, अपने बड़े महाराज जी नहीं रहे अपने बीच, तो उसके तहत धीरे धीरे कम हुआ। अपने एरिया के लिए उनका आना भी धीरे धीरे कम हो गया। फिर कोविड चालू हो गया, कोविड के कारण उनका वीजा पासपोर्ट नहीं बन पाया, तो अभी फिलहाल उनका आना 2-3 साल से कम हो गया। वो कोविड के चक्कर में रुका है, कम हो गया। बाकी इस आश्रम में बाहर के भी साल में एक बार उन लोग डिवोशनल है सर, वो कृष्ण भक्त वैष्णव एक्सेप्ट कर लिया, जिसके कारण यहाँ पे जब कीर्तन होता है, कीर्तन सुनने के लिए उन लोग आते हैं। गुरुजी के साथ आते हैं, गुरुजी के साथ फिर चले जाते हैं। ठीक है महाराज जी, आपसे बात कर रहा, और कुछ अगर आप अनुभव हमें बताना चाहते हैं के बारे में, और जब यहाँ पे आप आए हैं। देखिए सर, जब मैं अपने गुरुजी से मिला पहली बार, तो उनकी प्रेरणा से आज मैं यहाँ पे हूँ। उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत अपने से जितना बनता है सेवा कार्यों में हाथ बटाते रहता हूँ। और मुझे संतुष्टि मिलता है कि मैं यहाँ से आश्रम के तरफ से ठाकुर जी की कृपा से लोगों की सेवा हो रहा है। जो गरीब लोग हैं, बोलता सर, मैं यहाँ से आश्रम से करीब 2 किलोमीटर आगे एक गाँव 60 नंबर PV60 है, 60 नंबर के, वहाँ पे मेरा जन्म स्थान है। तो वहीं से आश्रम से जब मैं छोटा तब से जुड़ा था वहीं से, तो धीरे धीरे ठाकुर जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से मैं अभी आश्रम के निवासी हो गए और ठाकुर जी की सेवा में लगा। महाराज जी, चलिए एक बात और है, आप यहाँ के निवासी रहे, हम जितने भी आश्रम बाकी देखते हैं, आज आश्रम भी काफ़ी वैभवशाली हो चुके हैं, मगर हम जब यहाँ पे आए तो इस आश्रम में हमने वही पाया है जो एक नेचुरल है। वही मिट्टी के कमरे बने हुए हैं,
मतलब कोई तड़क भड़क नहीं है महाराज जी, जबकि बाकी जगह जाते तो हमें तड़क भड़क बहुत देखने को मिलती है। नहीं सर, अपने गुरुजी का उनकी यही कहना है और परम गुरुदेव की उनकी प्रेरणा थी कि यहाँ पे सेवा होना चाहिए। आश्रम धड़क के लिए नहीं है। आप जो बता रहे हैं कि धड़क भड़क, तो आश्रम के लिए नहीं। आश्रम शांत परिवेश होना चाहिए, यहाँ पे भजन स्थल होना चाहिए, तप होना चाहिए और लोगों की सेवा। उसके लिए से ना कोई रंग, कोई धड़क, किसी की जरूरत नहीं है। जब गुरुजी का कहना था कि जब आप लोग घर परिवार छोड़े हो सेवा के लिए, तो क्यों आप घर परिवार बना रहे हो, क्यों बिल्डिंग बनाएंगे, क्यों रहने के लिए महल बनाओगे, वो ज़रूरत नहीं है। आप शांत रहिए, भजन करिए, लोगों की सेवा, यही आपका सब कुछ है। तो उसी रात हम लोग आश्रम में ना कोई बड़ा घर बिल्डिंग बनाने की सोचा भी नहीं। जितने भी लोगों के भक्त कृपा से जो भी यहाँ पे प्रसादी के रूप में जो चलता है, वही अपने सेवा। तो भगवान श्री कृष्ण का एक बड़ा उपदेश है कि आप परिवार के साथ रहकर के भी परिवार से दूर रहें। शायद वो यहाँ पे एक पद्धति चालू होती है, इसीलिए शायद भगवान श्री कृष्ण को महान योगी कहा गया है। जी जी बिल्कुल। पुरुष इसीलिए रहे कि वो परिवार में रह करके भी दूर रहे। उन्होंने मोह को नहीं पाला। जिस राधा के साथ उन्होंने समय गुजारा, पर उस राधा को भी उन्होंने मोह से दूर किया। प्यार की एक नई परिभाषा, प्रेम की एक नई परिभाषा कृष्ण ने दी। अर्जुन के साथ हमेशा रहे और उपदेश देके चले गए कि अपने से दूर रहो। अपना कौन और पराया कौन, या समाज में कोई नहीं होता। जितने हैं सब अपने हैं और सब पराये हैं। शायद यही एक उपदेश इसमें मिलता है और उसी को लेकर के यह आश्रम, राधा विनोद आश्रम, श्री कृष्ण के उस ज्ञान को इस बस्तर के, उत्तर बस्तर के आसपास के क्षेत्र में प्रसारित कर रहे हैं और लोगों में एक सनातन और एक आध्यात्मिक चेतना का प्रवाह करने में यह आश्रम जुड़ा हुआ है। मुझे चर्चा के दौरान एक बात और मालूम चली थी, महाराज जी नहीं बताएंगे, लेकिन मैं आप लोग के बारे में शेयर करूंगा कि इस आश्रम में जो भी दान आता है, वो चाहे जहां से भी आता हो, उस महीने की अंतिम तारीख तक उस दान का एक एक पैसा सेवा कार्य में लगा दिया जाता है। कल की चिंता नहीं रहती है। क्या महाराज जी मैं सही जानकारी ले पाया? बिल्कुल सही, क्योंकि कल के लिए ठाकुर जी है। कल ना हमने काल देखा नहीं, और कल हमें रहना है तो ठाकुर जी देख लेंगे। मतलब जितना भी अपने पास में दाताओं के माध्यम से जो दान आता है, तो उसको आप कभी बैंक में रिकॉर्ड पे डालने की जरूरत नहीं समझते? नहीं, जो सर ऐसे बैंक में जो आते हैं उसमें रिकॉर्ड तो बैंक में रहता है, बचत खाता नहीं रहता। बचत खाता में सर नहीं, सर बचत खाता नहीं। अपने गुरुजी का आदेश नहीं है कि आप बचत करो, संचय करो और बाद में आश्रम के लिए, मतलब भविष्य के लिए कुछ करो, ऐसा हमें आदेश नहीं मिला। जिसके कारण जो भी भक्तों के माध्यम से आते हैं, तो उस भक्तों में सेवा के लिए मोह है पर मोहित नहीं है, निर्मोही हूँ मैं। इतना तो सर कह नहीं सकता, क्योंकि अपना माया में जुड़ा हूँ, मोह में जुड़ा हूँ, फिर भी जितना हमसे बनता है। जो बात है, जो संचय की जो प्रवृत्ति जो आपने लोगों ने आश्रम में ली, तो वही हुआ कि मोह में है पर मोहित नहीं हूँ। जी कह सकते हैं, कह सकते हैं। जुड़े हैं, मोह तो रहता है, मोह से निकल नहीं पाते, मगर मोह में हूँ पर मोहित नहीं हूँ। ये एक धारणा यहाँ पे मिलती है। तो सर पैसा डिपॉजिट, बैंक बैलेंस, बचत रहने से उसमें शांति नहीं दे सकते सर। कहना है गुरुजी का, उसमें फिजिकली जो भौतिक की जो सुख सुविधा दे सकते हैं, लेकिन शांति सर नहीं दे सकते। जिसके कारण शांति के लिए एक ठाकुर जी की सेवा, लोगों की सेवा, भक्तों के लोग, उसमें शांति है। अन्यथा शांति इस जगत में किसी भी नहीं है। बिल्कुल, मतलब आपको धन सुख दे सकता है, हाँ, मगर शांति नहीं मिल सकता। निश्चित रूप से है शांति के लिए इस जगह पे। और मैं तो खुद ही जगह पे जब कल से घूम रहा हूँ, एक अजीब सी शांति यहाँ पे, एक अजीब सा सुकून जिसको बोलते हैं, जिसकी आपको कल्पना रहती है, वो यहाँ मिलती है। क्योंकि हमारा जी कई बार जब आप भी जाते होंगे तो अस्पताल में बड़े बड़े डॉक्टर, जब बड़े बड़े व्यापारी और सेठ लोग आते हैं और बोलते हैं हमको फलानी बीमारी है, तो बोलते हैं जंगल में चले जाओ, प्रकृति में चले जाओ, कुछ दिन जाके विराम करो। तो मेरे को तो यहाँ आके जो चीज़ें लगी, तो मित्रों, वो बहुत अच्छी चीज़ ये है, यहाँ पे आप आते हैं तो आप अपने आप ही बाहर की जो टेंशन है, बाहर की चिंताएं हैं, उससे मुक्त हो जाते हैं। तो आप भी आइए, इस आश्रम से आइए और यहाँ पे सेवा कार्य में लगिए और अपने आप को 2-3 दिन के लिए सारी चिंताओं से मुक्ति पाइए और फिर एक नई ऊर्जा, नई उत्साह के जाकर के अपने काम में, अपने व्यवसाय पे लग जाइए। तो फिलहाल मैं, क्योंकि महाराज जी का अब पूजा का और भजन का समय चालू होगा, तो मैं
महाराज जी से मैं तो अनुमति नहीं मांग सकता, पर महाराज जी राधे राधे सर आगे जी। आगे और भी कभी ऐसा होगा। और मैं तो अब कोशिश करूंगा कि हर 2 महीने में एक बार यहाँ पे जरूर आऊँ, और जो आइए मुझसे सर। बन पाए मैं सेवा कार्य में यहाँ पे लगूंगा। और समय समय पे जो और भी तरह की बातें मेरे प्रश्न आएंगी या और भी जानने की इच्छाएं होंगी, और आप लोग जो मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ और जानकारी चाहेंगे तो मैं जरूर मुहैया कराने का कोशिश करूंगा। और महाराज जी का आशीर्वाद और ठाकुर जी का आशीर्वाद हम अपने ऊपर भी और अपने साथी के ऊपर भी पहुंचाना चाहेंगे, आप लोग को भी। और बॉबी भाई का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद है जो मुझे इस स्थान पर लेकर के आए। तो महाराज जी राधे राधे सर जी, आइएगा।